नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र स्वेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका जो नियंत्रण कौन करता है? मुख्यतः दो ही अंग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र के कार्य पहला है तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रण करता है। यानी कि जो सभी अंग हैं शरीर के, उनकी क्रियाओं को संचालित करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। यह समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। मानव में तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त रहता है। ये तीन भाग होते हैं इसके: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। यानी कि तीन भाग होते हैं मानव में तंत्रिका तंत्र के। कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। तो अपने फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा सव्य तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी कि शरीर के संपूर्ण भाग पर और सव्य तंत्रिका तंत्र पर जो नियंत्रण करता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। तो अपने मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा सव्य तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। मानव का मस्तिष्क कोश या क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। इसके चारों ओर मेनिनेज नामक एक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है। इस आवरण की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरोमेटर। सबसे बाहरी जो स्तर है वो क्या कहलाता है? परत है जो ड्यूरोमेटर कहलाती है। मध्य परत अर्केनाइड्स तथा सबसे अंदर की परत को पायोमेटर कहते हैं। 3 परतें होती हैं: ड्यूरोमेटर, अर्केनाइड्स और पायोमेटर। मेनिनेज कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। मेनिनेज तथा मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव्य से भरी रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मानव का मस्तिष्क अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा जटिल एवं विकसित होता है। इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अपने अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। यह भी 2 भागों में विभाजित होता है। परमस्तिष्क पहला है परमस्तिष्क। यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? परमस्तिष्क। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों परमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कॉर्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, नामक रचना होती है जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं दोनों।
गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गाइरस। दो गाइरस के बीच अवमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। इसके कारण पर मस्तिष्क वल्कुट का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा दूसरा आवरण है जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलतापूर्वक करते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति यानी कि किसी चीज़ को याद रखने की शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम द्वारा ही होता है। ये सेरिब्रम है भी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। सेरिब्रम यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण करता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गायरस एवं सल्केस कम विकसित होते हैं, यह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। मंद बुद्धि होने का क्या कारण है? सेरिब्रम औसत से छोटा होता है और गायरस और सल्केस कम विकसित होते हैं। मंद बुद्धि होने का यही कारण होता है। पूछ सकते हैं आपसे मंद बुद्धि होने का क्या कारण है। फिर है डायनेसेफ्लॉन। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो पर मस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि अधिक ताप या कम ताप, दर्द या रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? डायनेसेफ्लॉन। सेकंड है मध्य मस्तिष्क। यह भाग मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। जैसा कि मध्य में स्थित होता है। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं कई समूहों में उपस्थित होती हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रण करने के केंद्र होते हैं। यानी कि मस्तिष्क में संतुलन को बनाए रखना और आँख की पेशियों को नियंत्रित करना, ठीक है, मध्य मस्तिष्क के कार्य हैं। मध्य मस्तिष्क भी दो भागों में विभाजित होता है, कार्पोक्राइडिजमिन एवं सेरिब्रल पेंटिकल। पहला है कार्पोक्राइडिजमिन जो मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोराक्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ये दृष्टि तथा श्रवण शक्ति के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। यानी कि देखना और सुनना इस भाग के कार्य हैं, देखना और सुनना। बी है सेरिब्रम पेंटिकल। यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। तीसरा है भी पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। पश्च यानी कि पीछे का भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है, जिसके भी ये भाग हैं भी अनुमस्तिष्क। यह इसे मेंटेनसिफेलोन भी कहते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों आदि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। फिर है मस्तिष्क स्टेम। इसके अंतर्गत पोस वेरोलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। पोस वेरोलाई तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पोस वेरोलाई मेडुला के अग्र भाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रण करता है। यानी कि सांस लेने को नियंत्रण, सांस लेते हैं उसको नियंत्रण कौन करता है? पोस वेरोलाई। फिर है मेडुला ऑब्लांगेटा। यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है। इसी में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। अनैच्छिक यानी कि जो जिन पे अपनी इच्छा नहीं होती अपनी, अनैच्छिक, जैसे पता नाम से पता चल रहा है। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वास गति की दर का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्त्राविन आदि का नियंत्रण करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ये होते हैं खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रस, ये सारी क्या हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं भी। क्या है ये? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये फिर है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था हमने, ये मेरुरज्जु।
मेंडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ओक्नॉइड एवं पायरोमीटर का बना आवरण होता है। मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। इसकी दोनों सतह पर एक एक खांच पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः डोर्सल फिशर एवं वेंट्रल फिशर कहते हैं। मेरुरज्जु के मध्य एक शंकरी नाल पाई जाती है, जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का मोटा भाग दो भागों में बटा होता है। भीतरी स्तर को दूसर पदार्थ तथा बाहरी स्तर को श्वेत पदार्थ कहते हैं। दूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रोस तथा न्यूरोमिलिया प्रवर्धों का बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमिलिया प्रवर्धों का बना होता है। मेरुरज्जु के कार्य, कि मेरुरज्जु के दो कार्य होते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं अपने पीछे पढ़ के आए हैं अभी, सींकना, खांसना, उल्टी करना, ठीक है, वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, मेरुरज्जु, ठीक है। यह मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का स्वहन करती है। मस्तिष्क से जो उद्दीपन आते हैं उनका स्वहन भी कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहला आपने पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये भी पढ़ लेना भी ध्यान से। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पहला है, दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोनों तंत्र केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्रों द्वारा ही होता है। तो फर्स्ट है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसे थोरेकोलोम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं भी, क्योंकि ये प्रोगेनियोनिटिक तंतु होते हैं। वह स्पाइनल कॉर्ड को थोरेसिक तथा लंबर क्षेत्र में भी संलग्न करते हैं। यह एक जोड़ा गैंग्लियोनिक श्रृंखला को नियंत्रित रखते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर गर्दन से उदर तक रहता है। तंत्रिका तंतु गैंग्लिया को विसरल अंगों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। वे तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेंड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु कहते हैं। प्री गैंग्लियोटिक तंत्रिका तंतु स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं तथा स्पाइनल तंत्रिकाओं की अधर मूल के पास होते हैं। वे तंत्रिका तंतु जो गैंग्लिया को अंगों से जोड़ते हैं उन्हें नॉन मेडुलरी तंत्रिका तंतु या पोस्ट गैंग्लियोटिक तंत्रिका तंतु कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एसिटाइलोकोलिन तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिम्प्रेथिन स्रावित करते हैं। सेकंड है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह युग्मित गैंग्लियोनिक श्रृंखला का बना होता है, जो मस्तिष्क से आरंभ होता है तथा स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल भाग से भी उत्पन्न होती है। पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया सिर, गर्दन तथा सैक्रल क्षेत्र में रहता है। यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है जिन्हें सिम्पैथिक सिस्टम सप्लाई करता है। सिम्पैथिक तथा पैरासिम्पैथिक तंत्रिका समान अंगों को नर्व सप्लाई करती है, परंतु इनका असर एक दूसरे से विपरीत होता है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक। फिर है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य। इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। यह श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव को बढ़ाता है। यह लार ग्रंथियों के स्त्रवन को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। यह त्वचीय रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है, जिससे त्वचा पीली हो जाती है और रक्त दाब बढ़ जाता है। यह उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशियों को संवहनित करती है। यह एड्रिनल स्रावण को बढ़ाता है। यह मूत्राशय की पेशियों को फैलाता है। यह लैक्रोमाइल ग्रंथियों के स्रवण को बढ़ाता है।
यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह आहार नाल में क्रमानुकुंचन को कम करता है। यह पाचन ग्रंथियों के स्त्रवन को कम करता है। यह गुदा के स्फंक्टर को सिकोड़ता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह श्वसन दर को तीव्र करता है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह रुधिर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। फिर है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य। यह आंख की पुतलियों को सिकोड़ता है, यानी कि वो उनको सिकोड़ने का काम करता है। यह स्वेद ग्रंथियों के प्रश्नों को स्राव को घटाता है। यह लार ग्रंथियों के स्त्रवण को बढ़ाता है। यह हृदय स्पंदन को घटाता है, यानी कि उससे उल्टे कार्य हैं इसके बिल्कुल ही। यह सभी रुधिर वाहिनियों को फैलाता है। यह एड्रेनल स्त्रवण को कम करता है। यह मूत्राशय की पेशियों को सिकोड़ता है। लेक्राइमल ग्रंथियों के स्त्रवण को कम करता है। रक्त में स्तर को कम करता है। आहार नाल में क्रमानुकुंचन को बढ़ाता है। पाचन ग्रंथियों के स्त्रवण को बढ़ाता है। गुदा के रिसेप्टर को फैलाता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े नहीं होते, रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। श्वसन दर को कम करता है। रक्त दाब को कम करता है। रुधिर में आरबीसी की संख्या में कमी करता है। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम एवं सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। फिर है भी अपनी प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन्हें स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली यंत्रवत तंत्काल एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे होता है कि अपने कोई भी जैसे पैर है या गर्म चीज़ पे रखा जाता है, अपने यहाँ हाथ है अपना, उसको अपने किसी भी गर्म चीज़ पे रखते हैं तो वो तुरंत अपने उसको वापस हटाते हैं, तो वो क्या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वो मस्तिष्क के द्वारा क्रिया नहीं होती है अभी मस्तिष्क तक, क्योंकि उसको उद्दीपन को जाने में टाइम लगेगा। अपने उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हाथ जला अपना, किसी भी चीज़ को छुआ अपने गर्म चीज़ को, तो उसको अपने जैसे ही अपने छुएंगे अपने तुरंत उसको वहाँ से हटा लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी बहुत सी क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में हम जो कुछ भी करते हैं उन पर विचारों का नियंत्रण नहीं होता, जैसे घुटने का झटका, खांसना, जम्हाई लेना, पलकों का झपकना, छींक आना, डर से कांपने लगना, खाने की वस्तु देखकर मुंह में पानी आना, ठंड से कांपना, बुरी खबर सुनकर हृदय की धड़कन तेज होना आदि सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। सामान्यतः ये क्रियाएं रीढ़, रज्जु या मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में उद्दीपनों या संवेदनाओं को त्वचा या अन्य ग्राही अंगों से संवेदना मार्ग तथा तंत्रिका केंद्र मेरुरज्जु में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से संवेदना प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत होते हैं। ये आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए फिर अभिवाही अंगों से में पहुँचते हैं, यानी कि जो अंग प्रभावित है उस अंग में पहुँचते हैं जहाँ तंत्रिका तंत्र के आदेशानुसार कार्य होते हैं। तंत्रिका तंत्र के आदेशानुसार कार्य आवेग संचरण के संपूर्ण पथ को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स ऑर्क कहते हैं। अधिकतर परिवर्तन मेरुरज्जु से संबद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें मेरु परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक, अब है ये पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उससे संबंधित एक अपना क्वेश्चन है कि मूत्र में यूरिया कितने प्रतिशत होती है। इसका पहला आंसर 2% या 3%, 4% या 5%। अपनी जो पिछली वीडियो थी मानव उत्सर्जन तंत्र, उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या लिंक दिया गया वहाँ से, या प्लेलिस्ट पे अपने उसका लिंक दिया गया वहाँ से जाके वो देख सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर दे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं आप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। आपके स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आप हमारी इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वह प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।